एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौका फिजिक्स डीएचए में मौजूद हैं। और जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझिए कि जब भी हम मौका फिजिक्स डीएचए आते हैं तो क्या करते हैं जनाब, हमारे साथ हमारा कोई ना कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी मौजूद होती है और हम चाहते हैं कि हम उन्हें स्पेशल प्रोटोकॉल दें। तो जी, आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका ताल्लुक शाम 84 के घराने से है। रिनाउंड क्लासिकल सिंगर है, बेहतरीन म्यूजिशियन है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। क्या ही आवाज़ है, क्या ही सुर है, क्या ही ताल है। लेकिन इसके साथ साथ कैन यू गाइस इमेजिन कि एक क्लासिकल सिंगर का पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्ड होना, मास्टर मैन है वो। पॉलिटिकल साइंस और क्लासिकल सिंगिंग का क्या कनेक्शन है ये भी जानेंगे। और तो और मैं बात कर रही हूँ नज़ाकत अली के बेटे, सलामत अली के भतीजे, रफ़ाकत अली खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बुशरा? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू समा जी, पॉडकास्ट। बड़ा अच्छा लगा। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ जी जी जी, क्योंकि मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, बड़ा फ्लुएंट बोलती हैं और बड़े अच्छे नॉलेज से बात करती हैं। कॉम्प्लीमेंट। मैं बहुत मैंने कहा पहले तारीफ करूँ आप कि आपने अपना टाइम निकाला कीमती और स्पेशली आए हैं। तो आज एक तो क्लासिकल सिंगर हमारे साथ मौजूद है। अब तक मैं अगर आपको बताऊं ना तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेलिब्रिटीज़ और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने हमें समा पॉडकास्ट में ज्वाइन किया है, लेकिन क्लासिकल सिंगर जो है ना वो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे पास। अच्छा, वाह। तो आपने बताना है कि एक तो आपने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, हाँ जी, तो क्लासिकल सिंगर होते होते हाँ जी। इतनी टफ और रिजिड सब्जेक्ट को कैसे चूज कर लिया? देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो प्रोफेशन है और आपके एजुकेशन के साथ ही हो। मैं एजुकेशन को नौकरी नहीं समझता कि उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मैंने हमेशा एजुकेशन को इस तरह लिया है कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी अपब्रिंगिंग के लिए एक अच्छी ज़रूरत होती है। मेरा पहले से इंटरेस्ट था, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था। मुझे अच्छा लगता है आज के जो हालात चलते हैं दुनिया में वो आप पर इम्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। आपने पूरी दुनिया में जाना होता है, फिरना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो रिलेशनशिप है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुल्कों के हिसाब से आपने कहाँ जाना है, क्या चल रहा है, किसका चलना है और आपने अपना काम कैसे करना है। तो उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और चीज़ें आपको जल्दी इन्हांस होती हैं। एजुकेशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो आप जज्बात को या एहसासात को नहीं समझते, या आप बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं तो आप बहुत एक टिपिकल और एक ड्राई पर्सनैलिटी होती है। नहीं, एजुकेशन आपको चारों एंगल से बताती है, एक्सपोजर ज़्यादा देती है। तो एजुकेशन, चलो मैं समझता हूँ इसको फ्रेम के लिए रख लें। मेरे को नंबर भी इतने अच्छे थे लेकिन पढ़ाई का शौक़ था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने काम के साथ अगर एजुकेशन साथ साथ जारी रखे आदमी तो वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। अच्छा, दूसरी बात मैं क्विकली ऐड कर दूँ, म्यूज़िक अब साइंस है, आर्ट है, साइंस है। पॉलिटिकल साइंस जैसे आप बोल रहे हैं ना, म्यूज़िक भी एक साइंस है। इसमें सिर्फ रियाज करते रहना, बहुत सारा अच्छा गला कर लेने से ये काफ़ी नहीं होता। म्यूज़िक के अंदर, मार्केट के अंदर आर्टिस्ट की जो पहचान है वो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आर्टिस्ट को वो कहते हैं कि यार ये जी रफ़ाकत अली खान है। लेट मी यू इफ़ यू इंट्रोड्यूसिंग मी, तो अपनी ऑडियंस को बता रही है मेरे पास आज एक सेलिब्रिटी आई, रफ़ाकत अली खान है, बहुत कमाल के आदमी है, बहुत अच्छा गाते हैं। अब लेकिन ऑडियंस के दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी कि यार इनका गाना कौन सा है। तो मार्केट प्रोडक्टिविटी पे चलती है। अगर मैंने अपना गाना कोई भी मार्केट के लिए नहीं बनाया, आप देखिए अगर मैं कुछ हमारे मुल्क के जो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, हॉस्पिटल तक बना लिए उन्होंने अपने गाने के सर पे, अगर वो मेरी तरह रियाज करते और लेट हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक आइडिया को लॉन्च किया, अपने आप की अपब्रिंगिंग की, स्टेज पे आए, मार्केट पकड़ी, मैनेजर्स पकड़े, चीज़ों को पकड़ा और कहीं ये चीज़ें बड़ी देर बाद समझ आती हैं। अच्छा, हमारा जो माहौल है, पैरों को हाथ लगाना, बहुत अदब से बैठना, गाना सीखना, हमारे अपने अंदर ही एक ऐसा एम्बियंस होता है कि आप उसी में रहते हैं। लेकिन मार्केट जो है वो बेरहम मार्केट है, डाइवर्स है, उसके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है जब तक कि आप किसी भी मार्केट के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते थ्रू योर सिंगिंग। ये सिंगिंग क्या है, एक प्रोडक्ट है, गाना है। चांद से चेहरे का सदका उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान, हाय गवारा कीजिए, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं। अब इससे गर्ज नहीं, राग की ऑडियंस के लिए कोई गर्ज नहीं है। इसमें शायरी है, एक टिपिकलिटी है, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए चांद से। अब लोग कहेंगे यार ये इसका गाना चाहिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चाहिए 98 में मैंने गाया, काश हम भी पढ़े लिखे होते। अब बड़ी सिंपल सी बात है, वाह जी वाह, तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां,
तुम्हें माहे तमाम लिखते, अब ये सेमी कवाली भी और आपको फिल्मी गाना भी लगेगा। तुम्हें दिल का सलाम लिखते, कागज की कश्तियों पर हम तेरा नाम लिखते, तुम्हें ज़र निगार लिखते, तुम्हें कहते जाने जा, काश हम भी पढ़े लिखे होते। तो दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए आइडिया लॉन्च करना पड़ता है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी, अब मैं कहा तुम्हें दिल लगी भूल, लोगों की समझ में आपने उसके अंदर इमोशन डालने हैं, लफ्जों को इमोशनैलिटी के साथ बयान जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर दो। तो मुझे ये बताया, जब इमोशनलिज्म की आपने बात की है, तो क्या सुर में बिल्कुल दिल की गहराई से मैसेज पहुंचाना हो, सुर ताल को मिलाते हुए, तो उसके लिए दिल का टूटना या मोहब्बत होना जरूरी है? सर इतना जरूरी है कि आप समझ ही नहीं सकती। रोमांस अगर किसी की जिंदगी में नहीं है, वो अपनी जो उसके सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस में कुछ चीज़ें होती हैं, वो कभी एक्सप्लोर होकर सामने नहीं आती। आज मुझे कई शेर अब समझ आते हैं। मैं कहता हूँ यार, गुलों में रंग भरे बादे बाहर चले चले, बियाओ के गुलशन का कारोबार चले, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारी अश्क तुम्हारी तेरी आकबत सवार चले, मकामे फैज़ कोई राह में जचा नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए धार चले। पहले इस पता ही नहीं लगता था, गाना भी गा देते थे, गज़ल भी गा। अब समझ आइए कि यार ये तो खूने जिगर से लिखी हुई चीज़ें हैं भैया, गहराई है इनके अंदर। अगर मैं कहूँ मकामे फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए धार चले, चले बियाओ के गुलशन का कारोबार। जब लफ्ज़ भी समझ आ गया, सुर भी आपके कंट्रोल में है, तो कैसे असर नहीं होगा, असर होकर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, कभी कॉलेज लाइफ में किसी को गाना सुनाते सुनाते जैसे कहते हैं ना, पटाने की कोशिश की? अब ये काफ़ी मेरी उम्र होगी, इश्क तो अब भी होता है, लेकिन बात पूरी। अच्छा, इश्क अभी भी होता है? गाना आपको बूढ़ा नहीं होने देता। गाने की एक स्पोर्ट्स और एक जो आपका अगर आर्ट के साथ ताल्लुक है, ये कभी आपको पीछे जाने नहीं देगा। वो आपकी एज को हमेशा नंबर्स में रखेगा। आपके जब तक एहसास जागते रहते हैं, आप जिंदा दिली दिखाते रहते हैं, आप हंसते गाते रहते हैं। देखिए बहुत सारा दुख भी कई दफा, आपने बात टाल दी है, कॉलेज के ज़माने की आपने बताई। नहीं, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि प्यार जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो प्यार भी की कुछ शाखें हैं। आपको माँ से भी उतना हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, बीवी से भी हो सकता है, आपकी महबूबा भी होती है। बिल्कुल। अगर महबूबा भी ना हो तो जिंदगी में कोई रंग नहीं है, वो उसका भी एक वक्त होता है। तो हम तो जब भी कोई अच्छा और खूबसूरत चेहरा सामने बैठ जाए, तो गाना खुद ब खुद वो उमड़ के आता है। डॉट्स मैच हो जाते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ निकल जाती है। कुछ तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। वाह वाह वाह। दिल करता है तू है जहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजिर में जम जाए, तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अगर इतना हीरो तो आदमी को होना ही चाहिए। बड़ा प्यारा गाना है ये, बड़ा प्यारा गाना। ये तो बता मैं गा के आपका दिल भी लगा रहा हूँ। मैंने कहा टिपिकल बातें तो होती रहती हैं। नहीं जी, ये बहुत साथ साथ गाना भी जारी रखिए। बहुत अच्छी महफिल जा रही है, बहुत मजे की गपशप चल रही है। ये बताइए, जब मैं बात करती हूँ आपके चचा की और आपके वालिद साहब, जी जी जी, सलामत अली की और नज़ाकत अली की, तो उन दोनों का बहुत प्यारा और गहरा ताल्लुक था। और आपने बचपन से ही उनको, जैसे कहते हैं ना, एक सुरीले खानदान में आप पैदा हुए। अरे वाह। लेकिन क्लासिकल सिंगर का क्लासिकल सिंगर होना, क्लासिकल खानदान से कनेक्टेड होना ज़रूरी है, या ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी हो सकता है? देखिए जी, पहले तो गाना गॉड गिफ्टेड ही होता है, लेकिन जीन्स में ज़रूर चीज़ें वो आती हैं जो आपके फोर फादर्स के अंदर होती हैं। हमारा घराना 500 साल पुराना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाने वाले लोग हैं और कोई दूसरा गा नहीं सकता, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। आपने कभी देखा छोटे से बच्चे को
आप गाना कोई भी साज लगा दे वो नाचना शुरू कर देता। इसका मतलब है म्यूज़िक जो अल्लाह ताला ने बनाया वो फितरत के अंदर बनाया है इंसान के। अच्छा, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा हो सकता है, म्यूज़िक में कोई ख़राबी नहीं है। साउंड उतारा गया था, उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है। एक पैड़ी आवाज़ भी होती है, एक चंगी आवाज़ भी होती है। शेख सादी फरमाते हैं अच्छी आवाज़ अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तो अगर आपके जीन्स में आ जाए, मेरे डैडी गाते थे, वो क्लासिकल गाते थे, नहीं मैं मसलत पूछने तुझा, अब ये एक स्टाइल है गाने का, तुझा ने जगह लड़ियो मेरी हो, अब ये राग टोड़ी है। गणया देना पिछो राजन मिले अजय मना के मैं रोजा, अब ये मुझे जीन से मिल गया। वेरी नाइस। सारे गमदारे दारे दमगरे जाने में मसलत, अब ये मुझे एक चीज़ मिल गई है। अब इसकी जो वेरिफिकेशन है या इसकी मॉडिफिकेशन है या इसका इस्तेमाल है वो मैंने अपने दौर के हिसाब से करना है। तो अगर आर.डी. बर्मन के पास ये स्केल आ जाएगा, रहना बीत जाए, उसको इस्तेमाल राग वही है, शाम ना आए, पहला आवाज़ भी है, ये मिक्स भी है, इसको मिशन बेल कहते हैं। अब उसको उन्होंने कमर्शियली भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये मैं दो तरह के रेफरेंस आपको दे रहा हूँ कि आपके पास एक टिपिकल चीज आई, एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, तो आप उसको कैसे उसका इस्तेमाल जो है उसको ट्रेडिशनल में और फिल्म में उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो समझदार म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, जो आजकल नसीब नहीं होते, लिखो भी खुद, बनाओ भी गाना खुद, रिकॉर्ड भी खुद करो और सुनो भी खुद, तभी गाना हिस्ट्री नहीं बनता। गाना एक लेवल पे जाके, अच्छा गाना भी उसकी एग्जिस्टेंस होती है और जो लिखने वाला होता है वो जो लिखाई होती है वो उसकी रूह होती है, वो उसकी सोल होती है। आजकल सो रेस्ट एंड पीस है, मैं बुरा नहीं कह रहा किसी को, लोग तुकबंदियाँ कर रहे हैं, अब तुकबंदियाँ में गाना भी बन जाता है, कभी कभी कोई चीज़ स्थायी बन जाती है, मैं समझता हूँ। पहले पुराने ज़माने में होता है नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे ली। देखिए लफ्ज़ भी चल रहा है, डांस भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है। ज़मीं आसमां मिल ही गए, मुश्किल को मुमकिन बना ही। अब उन्होंने क्या किया, तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजार है, दिल है मुश्किल ये रूह भी मेरी। अब इसको मैं राग में भी इस्तेमाल कर दूं, इसको मैं इसकी करें रेंडिशन है, इसको करें जरा, किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। हाँ, जरे बाबा दा बाबा ना 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 बाबा दा, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना हुआ नहीं जितना हुआ तेरा। अब मैंने उसको सादगी में लिया। ये आपके दिमाग में जब आप रियाज करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर अल्लाह देना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा इलामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आप जब शेर लिखते हैं तो लफ्ज़ कैसे मिलता है आपको? देखो शेर लिखने के तो लफ्ज़ चाहिए होता है ना। ये गुम्मद बिनाई या आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई, तो ख्याल आ गया, वर्ड्स कैसे आ बिल्कुल बिल्कुल है। गर्मी आदम से हंगामा आलमगर, सूरज भी तमाशाई तारे भी तमाशाई हैं, ये कितों आ गया। वो कहते हैं कि जब मैं जाल कोई बंदा फेंके मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो उसमें इतनी रंग बिरंगी मछलियाँ फंस जाएं तो दिल करता है केड़ी रखा तो केड़ी छड्डा। अल्लाह मियाँ इस तरह मुझे लफ्ज़ देते हैं, और इस तरह सुर होता है। जब कोई बड़ा गवैया बनता है, जैसे मेहंदी हसन बनते हैं, जैसे सलामत अली नज़ाकत अली बनते हैं, बड़े गुलाम अली खान बनते हैं, तो जो सुर होते हैं वो खुद हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, जैसे लफ्ज़ किसी बड़े शायर के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। अब कोई आदमी अगर आसान बात भी करे, गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, अब ये नासिर काज़मी है, मेरी ज़िंदगी है। अब कुछ ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मैं तो वो नहीं रहा हाँ मगर वही है तू। अब देखें ना, इस पर अब किताब लिख लें। अगर जब नुसरत साहब ने उनके सुर डाले, सने 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 रे 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 ग रे ने सने सने रे सा,
मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं। अब एक्सप्लेन हो गया शेर, एक्सप्लेन हो गया। रहा मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। अब ये कौन लिख के लाएगा? वो कश्तियां जलाने वाले क्या हुए, उसको जैसे कहते हैं ज्वेलरी पहना दी। हाँ उसको वो आपने वो इज्जत और पहचान दे दी। हाँ जी, अल्फाजों को। वो जो काफिले थे आने वाले वो क्या हुए। उनका एक शेर है, मुझे थोड़ा इस वक्त भूल रहा है, उसमें एक शेर है, इमारतें तो जलकर राख हो गई, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। अब ये कौन लिखेगा जो फील करेगा? एक शेर है गालिब का, वो फिराक और विसाल कहाँ, वो रोज़ शब वो माओ साल कहाँ, दिल तो दिल वो दिमाग भी न रहा, शोरा सौदा खद्दो खाल कहाँ। उसमें एक शेर है, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो राना ये ख्याल कहाँ। उसमें एक शेर है कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। अब देखें गालिब, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये पता कैसे सोचते हैं? ये ऐसे सोचते हैं कि जो कोई सोच ही नहीं सकता इस तरह। इसकी इनकी सोच उस वक्त शुरू, जब हमारी सोच बंद हो जाती है, वहां से इनकी सोच शुरू हो जाती है। हम ये कभी नहीं कोशिश भी करें एक गाने की लाइन लिखनी हो या एक लाइन मिलानी हो। अब मैं कई दफ़ा लता जी के गाने सुनता हूँ तो कई मुझे समझ, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, मैं कहा यार वो मैं मर गया की शुरू। लता जी का आपने नाम लिया तो ये बताइए कि क्या ये सच है कि लता जी बहुत मोहब्बत करती थी आपके चचा सलामत अली से? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच है। इतनी मोहब्बत की उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन सलामत अली ने शादी कर ली। उनके रिश्ते क्या और उनकी मोहब्बत का तो मैं अहाता तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो बड़े लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे उधर भी दिल दुखे इधर भी दिल दुखे। लेकिन जो सबसे बड़ा रिश्ता है लता जी का और सलामत अली खान का, वो सुर का रिश्ता है। अब सलामत अली खान जैसा बंदा कह रहे मोरे नैन लगेगी बरसात रे, अगर वो तान कह रहे हैं, को पलटा कह रहे हैं, तो जो गाना गाने वालों के भी गाने वाले होते हैं। अब ये जो मैंने करके थोड़ा सा दिखाया बहुत खूब, बहुत तो जो गाने वाला होता है वो कहे या ले आवाज कितों आ गई। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो वो भी सलामत अली खान उनके आशिक थे, उनके गाने के। लता जी उनके आशिक। ये वो लोग थे कि जो पल पल में एक्सप्रेशन के बादशाह थे। तो ये बताए, अगर शादी हो जाती लता जी की सलामत अली से, तो पाकिस्तान और इंडिया की क्या जंग हो जाती या रिश्तेदारी और करीब हो जाती? यार मैं कहता हूँ हो ही जाती तो शादी अच्छा थी। तो क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी? असल में आपको पता है मुल्कों के हालात, और फिर सलामत अली खान साहब एक बहुत प्यारी बात करते थे, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये आपके देखने सुनने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खान साहब कहते थे मैंने पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते हुए देखा था। वो तकलीफ़ें परेशानी जो पंजाब में एक लड़ाई हुई थी 47 के बाद, आपस में लड़े थे और मार कुटाई हुई थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, तो वो आंखों से देख लिया था उन्होंने। अगर वो कहीं कलकत्ता में होते, दिल्ली में होते, बॉम्बे में होते, पूना में होते, किसी जगह पे होते, तो शायद पंजाब के अंदर ना होते, चढ़दे पंजाब के अंदर ना होते, तो वो फिर शायद वहीं रह जाते। मैंने हिंदुस्तान में जाके देखा, वहाँ के मुसलमान बड़े आराम से रहने, ठीक है आपस में नाराज़गियाँ तो होती हैं, वो चलती हैं, वो एक पॉलिटिकल बात है, उसमें मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन वो बड़े आसानी से रह रहे। वो उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आना चाहता, मैं माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ, ये एक बात है। इसी तरह जो पाकिस्तान एक दफ़ा आ जाता है फिर वो सोचता है यही मेरा घर है। तो अगर शादी भी हो जाती तो उसमें कोई इतराज़ नहीं था। वो एक दोनों मुल्कों के लिए कोई अच्छी बात होती है कि दो बड़े आर्टिस्ट मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हैं। लेकिन दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो मैं दुआ करूँगा दोनों के लिए। और वो जो काम करके गए इस अपार्ट फ्रॉम देयर रोमांस एंड प्यार एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने, वो जो काम करके गए और इंडिया का नाम रोशन किया लता जी ने दुनिया में, बिल्कुल, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, सबसे बड़ी बात होती है। इंसान अपने लेजेंड्स है, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है और आपकी कोई खिदमत भी नहीं। तो ये बताइए, जब आखिरी दफ़ा आप मिले थे तो कोई मेमोरी शेयर करें जो आपके दिल में है, जी, दिल और दिमाग में है। सलामत अली खान साहब ने खुद मुझे बात बताई थी कि एक वो गाना उनको ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद था। वो फिल्म थी माला सेना की, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना। कहते मैं कमरे में बैठा तो वो अपना LP उसको लगाया और उसको लगाने के बाद वो जब बाहर चली गई,
और उन्होंने गाया था लता जी ने ये गाना। जब वो एलपी में गाना खत्म हुआ तो आप वापस आके कहती हैं कि खान साहब आपने सुन लिया गाना। कोई ना कोई देखे ना, सारी बातें तो आदमी बता नहीं सकता, कितनी भी कुर्बत हो तो अल्लाह ताला उन दोनों को की रहमत करे। उनके और कौन से गाने थे जो कि सलामत अली बड़े शौक से सुनते थे लता जी के गाने? एक था लग जा गले के, फिर ये बहुत शौक से सुनते थे। हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लगे जा गले। मैंने इसको थोड़ा क्लासिक कर दिया क्योंकि क्लासिकल आदमी का वो गाना था। एक गाना बड़ा सादा सा लता और किशोर का, सॉरी मैं गाई जा रहा हूँ आज बड़े दिनों के बाद। आप सॉरी नहीं कह सकते, ये आपने गलत बड़े सवाल कर दिया। मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कोई और क्वेश्चन करूं, मैं चाहती हूँ बस आप गाते जाएं। मेरे डैडी को मिक्स करते थे उस गाने से, वो आर.डी. बर्मन का गाना है, महबूबा फिल्म से। सुनाइए सुनाइए। पर्वत के पीछे चंबेदा गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं हो, हम तो नहीं वो दीवाना दिल तो दीवाने लोग कहते हैं, हे गाँव में तो प्रेमी रहते हैं। ये गाना अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपको सारा सुनाऊं, आंखों में आंसू आ जाएंगे मेरी। बहुत बहुत प्यारा। उसको थोड़ा बहुत क्लासिकल करके गाते, क्लासिकल थोड़ा अपनी जगह डाल के सरमंडल पकड़ के। लता जी की कोई मेमोरी जो कि आपको याद हो, जो आपके साथ शेयर की हो कभी सलामत अली ने, या आपने सुनी हो घर में, कभी डिस्कस हुआ, प्यारी सी खूबसूरत सी मेमोरी? उनका एक गाना है बड़ा नटखट है, कृष्ण कन्हैया क्या करे यशोदा मैया। वो गाना सुन के मैंने जिंदगी में उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, आंसू थे उनकी आंखों में। बड़ा नटखटी है रे हे कृष्ण कन्हैया, एस.डी. बर्मन का गाना है। क्या करे यशोदा मैया, हे मैया रे, हाँ बड़ा नटखटी। उसमें शेर है जो ज्यादा उनको हॉन्ट करता था। आ तो है मैं, ध्यान रखिएगा, गले से लगा लूं, लगे ना किसी की नजर, मन में बसा लूं, सबका है प्यारा हे बंसी बजैया, का करे यशोदा मैया। क्या प्यारा गाना है, अल्फाज का क्या चुनाव है, क्या खूबसूरत। क्या उन्होंने लिखा भी किसी, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे वो हमेशा ये गाना, क्योंकि देखें बच्चे सबको अजीज होते हैं, तो उसमें वो असल में तशबीह दे रही हैं अपने कृष्ण महाराज से उनको, तो वो देख रहे हैं कि बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया क्या। तो वो बच्चे भी जब बहुत छोटे होते हैं शरारतें करते हैं, तो बंदा जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो थोड़ा सा टाइम नहीं देता, पास नहीं बैठता। मेरी माँ भी कहती है मेरे को बैठया कर, तो कई दफ़ा हम अपना बड़ा शो करते हैं, मम्मी मैं बिजी हूँ मैं मिल लूँगा, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब कहते हैं यार हम बैठे क्यों नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें, टाइम इतना सा लगता है, जो चीज़ें रिलेटेड होती है ना आपकी, वो आपके दिल फिर की बहुत फिर निशानियाँ रह जाती हैं, ये उनकी जूती पड़ी है, ये उनकी चीज़ें पड़ी। तो खान साहब बहुत ज़्यादा। एक और बात उनके बड़ी कमाल थी, क्योंकि मेरे उस्ताद भी थे वो, मैंने कहा खान साहब आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो खान साहब कहा करते थे यार मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना, आई डोंट वांट टू सी कि पीछे क्या था, समझ गए। हाँ। तो मैं अब आगे मैं जीना चाहता हूँ, अगर मैं पीछे देखूंगा तो मैं रुक जाऊंगा और मर जाऊंगा।
बहुत प्यार, बहुत बड़ी बात। That's very very important. If you want to live in your life, you have to move on. You have to move on. You have to move on. If you look back, तो obviously if you look back, you go. फिर आपको याद आएगा ये भी था यार, वो किधर चला गया, ये भी था, वो किधर चला गया। और ये जिंदगी you need to be, ये कहानी जिंदगी की, बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी का दस्तूर। मुझे ये बताएं, आपने 100 से ज़ायद गाने गाए हैं। हाँ जी। इंडिया के प्लेबैक सिंगर भी आप हैं। हाँ जी। और तो और जब मैं बात करती हूँ क्लासिकल सिंगिंग की, तो आपको मौका मिला, आपके चचा और आपके वाले साहब की डेथ के बाद आपने परफॉर्म भी किया है। जी जी। दिलीप कुमार, जी जी, राजकुमार और अमिताभ बच्चन के सामने आपने परफॉर्म भी किया है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी मेमोरी थी, उनसे मिलकर कैसा लगा, और कौन से गाने गाए? जिंदगी भर उनको देखा, उन लोगों को, और ख्वाहिश की। और मेरे दोस्त थे ताहिर सरवीर साहब, वो मुझे बॉम्बे ले गए एक दौर पे। वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है। मैं अमेरिका में था, तो वो चाह रहे थे कि मैं बॉम्बे, एक सुनामी का शो था, फंड रेस था, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार आप पहुंच जाओ। तो फिर मैं ह्यूस्टन से फ़्लाइट लेके पहले पाकिस्तान आया, फिर पाकिस्तान से मुझे इंडिया की फ़्लाइट मिली दिल्ली की, फिर वहाँ से फिर मैं बॉम्बे पहुँचा। मैं मर गया था, गिर गया था, लेकिन मुझे पता ये नहीं था कि मुझे उस टूर का कितना फ़ायदा होगा ज़िंदगी भर। मुझे सबसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, जहाँ अमिताभ बच्चन भी मिले, दिलीप साहब मिले, जहाँ पे सुनील दत्त साहब मिले, संजय दत्त साहब मिले, ये सारे लोगों से वहीं पे मैं ऐश्वर्या राय। और देखिए ना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान की एक अजीम कैरेक्टर पर्सनालिटी बनकर आप जाएं। हाँ जी। तो आप वो अंदर से पाकिस्तानी म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं। वो आप जब आप इंडिया जाते हैं तो आपको वैसी रिस्पेक्ट भी मिलती है, प्यार मोहब्बत। जी डेफिनेटली। तो दिलीप साहब क्योंकि बहुत सारा खान साहब गाया करते थे, तो मुझे दिलीप साहब ने कहा उनके घर पे कि यार जिस कमरे में तुम बैठे हो, यहाँ पे एक राग गाया था जाकिर अली खान, सलामत अली खान है, अहीर बैरों। तो वो मुझे, जैसे वो राग पॉपुलर भी है, आम फैम भी और है, आपको मौका मिला उसी जगह पे। उसी जगह पे मुझे मौका मिला। अले बेला साजन आयो रे, अमेजिंग, ये मोरे गाते मन में सुख पायो रे, अले बेला साजन काज लगाओ मांगल गावो, काज लगाओ मांगल गावो, सावला चलो नामन बायो रे अलबेला। ये एक फिल्म है, हम दिल दे चुके सनम, उसमें खान साहब सुल्तान खान और शंकर मोहम्मद ने। लेकिन अभी आप यहीं पे नहीं रुकेंगे, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, साजन आयो रे, वो जो फिल्मी अंदाज है, धीम तना ना ना धी देना, धीम तना ना ना धी देना, तना ना ना तना ना ना तना ना ना तना ना ना तना अलबेला, साजन आयो रे। अमेजिंग अमेजिंग। जब लाइव आप सुने ना, हाँ जी, तो आप उसका इम्पैक्ट कुछ और इम्पैक्ट कुछ और है। और होता है ना कि यूजुअली आप लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, एट टाइम्स आप लोग उसको यू टेक इट एज अ डबिंग एंड यू डोंट सिंग लाइव। नहीं, मैं लाइव गाता हूँ, आप लाइव गाते हैं, लेकिन मैंने तो आपको आज लाइव सुना ना, तो मेरा तो कॉन्सर्ट यहीं पर हो गया। मेरा कॉन्सर्ट तो यहीं पर हो गया। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे ये बताइए, जब मैं बात करती हूँ आपके लता मंगेशकर जी की बात करती हूँ, तो लंदन में जब आपके चचा का इलाज चल रहा था, तो वो उनको स्पेशल मिलने भी आई, और उनकी शो में बैठी हुई थी। वो जैसे कहते हैं कि उन्होंने खर्चे को भी बर्दाश्त किया। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब इतनी मोहब्बत, इतना प्यार था। लंदन में एक हॉल है, उसका नाम है रविशंकर हॉल। रविशंकर एक बहुत बड़े सितारे हुए हैं, सितार प्लेयर। वो एक ऐसे सितार प्लेयर हुए हैं कि जिसने पूरी दुनिया में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मिक्स ही, मैं बात बताता हूँ आपको, पूरी दुनिया में पेनिट्रेट किया उन्होंने। उसके बाद वलायत खान साहब, रईस खान साहब तो खैर कोई जोड़ ही नहीं उनका। रविशंकर साहब को, वो हॉल उनके नाम से था, वहीं पे बैठे हुए थे सब लोग, और बहुत बड़े और दिग्गज लोग जिसको कहते हैं, वो बैठ के सलामत अली खान को सुन रहे थे। और सलामत अली खान साहब गाते गाते उनको फालिज हो गया, तो लता जी भी वहीं पे बैठी हुई थी। तो लता जी फिर हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे इलाज करवाया उनका, और 18 दिन तक सलामत अली खान साहब हॉस्पिटल में रहे। तो ये मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट का जब कोई अच्छा, मैं खुद बहुत बड़ा कनेक्शन और बहुत सारे आर्टिस्ट हूँ। अगर मेरे सामने मेहंदी हसन साहब आ जाए तो मैं उनकी खिदमत करूँगा। मेरे सामने कोई भी बड़ा गवैया आ जाए, कोई लता जी आ जाए, तो मैं आई एम रेडी टू सर्व देम। क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, पता नहीं, वो एक मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, एक मटेरियल वर्ल्ड है। यहाँ पे एक आदमी आता है, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा है, बहुत अजीब दुनिया है। हम किसको किसी और तरीके से लेते हैं। हमारा इसमें जो ओढ़ना बिछोड़ना भी है ज़िंदगी का, हम सुर से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, और लेकिन जो हमारा सीनियर होता है हम उसका बहुत एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसकी जूतियाँ साफ़ करें,
हम उसको उसको कंफर्ट जोन में रखें जब तक हम उनके साथ हैं। तो मैंने इसी तरह अपने चचा की 12 साल खिदमत की है। मैं भी आपके सामने नहीं बैठा हुआ इधर आके, मैंने मेहनत की है। मुझे ये कभी परवाह नहीं हुई किसी का कितना नाम हो गया, कौन क्या कर गया है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मैंने जितना भी थोड़ा बहुत किया ज़िंदगी में, ये उसी शख्स की दवा है, उस्ताद सलामत अली खान साहब की। ये उन्हीं की जूतियों का सदका है। मेरे जो चचा और भी थे, अख्तर अली खान, ज़ाकिर अली खान, तसद्दुक़ अली खान, तो ये उनका सदका है। आज हम ये सोचते इस तरह हैं, म्यूज़िक को हम इस तरह लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा शोखे और चलाक होते तो शायद मैं भी कोई वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के कैसे हो भाई, ठीक हो, ऐसे करके भी बात कर लेता। मिमिक्री में तो आप, मुझे लगता है, बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो किन किन की मिमिक्री कर लेते हैं, जरा करके दिखाए ना। मैं राजेश खन्ना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जरा कर मैं उनसे मिला भी हूँ। देवानंद सिप का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। देवानंद का एक मुझे बड़ा पसंद है डायलॉग, वो एक फिल्म उनकी गाइड है, उसमें वो कहते हैं कि जैसे ज़िंदगी एक ख़याल है, ऐसे मौत भी एक ख़याल है, न दुख है न सुख है, न दीन न दुनिया, सिर्फ मैं सिर्फ मैं। 100 से ज़ायद गाने आपने गाए हैं, इंडिया में भी आपने गाए हैं। जी जी जी। तो अपने फेवरेट गाने सुनाए मुझे। मेरा एक गाना है, मैंने और अलका याग्निक ने गाया था, मैं हूँ वो आसमां, ये टाइटल सॉन्ग था क्रिश फिल्म का जी। और तुम हो ये ज़मीं, हो कर भी हम जुदा, होते जुदा नहीं, मैं हूँ वो आसमां, प्यार की जितनी भी है किताबें, उनमें लिखा है नाम हमारा, किस्सा तू मेरा, मैं तेरी कहानी, होकर भी हम जुदा, होते जुदा नहीं। दूसरा गाना है, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, हो मेरी रूह भी तू, हो मेरे मौला मौला, मौला हो मेरे मौला मौला। अमेजिंग। मुझे ये बताया, महेश भट्ट के साथ आपके कैसे ताल्लुक? हाँ, ये बड़ा बड़ा अहम क्वेश्चन है जो तो, आप बता रही हैं मुझे, क्योंकि वो मेरे भी फेवरेट डायरेक्टर है। मैं आपको बताऊं, महेश भट्ट एक फिल्म के फिलोसफर हैं। अच्छा, वो जिंदगी को इतना जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा जो जिंदगी के इतना करीब होता है और जिंदगी के फलसफे को कैसे समझता है। जब भी आप उनके पास बैठते हैं आपको कुछ ना कुछ मिलता है उनसे। मैं उनके साथ बैठता था तो मुझे पता क्या कहते थे, रफ़ाकत आप मुझे कोई रसूल अल्लाह की बात सुनाओ। वो सरकार दो आलम की अहादीस मुझसे सुनते थे। अच्छा, उसके बाद जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत याद थी मैं उनको सुनाता था और वो बात करते थे, सरकार दो आलम पर भी बात करते थे। उसके अलावा वो जो जायज़ क्रिटिसिज्म है अपनी सोसाइटी के अंदर, अब जो फ्लॉज हैं, जो तबाही हैं जो उनकी सोसाइटी के अंदर, उन पर वो बहुत ब्रेवली बात करते थे। अच्छा देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को जलील कर दें, लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बड़ा सीखा उनसे जाके, और वो बड़ा हेल्दी क्रिटिसिज्म था उनका। कभी कभी वो जज्बाती भी हो जाते हैं। अंग्रेज़ी उनकी ऐसी है कि अंग्रेज़ी बंदा उससे सुने तो बंदा अंग्रेज़ी छोड़ दे यार, यहाँ तो फिर ऐसे बोले बंदा अंग्रेज़ी। अच्छा, अंग्रेज़ी के अंदर वो जो फ़लसफ़ा है उनका, जो अल्फाज का चुनाव। मैं भी रिसेंटली एक उनका प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कह रहे थे गली में चांद निकला, तो वो गा रही थी बेचारी, एक नबीना आर्टिस्ट है, बड़ी अच्छा गा रही थी। तो महेश भट्ट साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसा गाई हो कि ये चांद तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। अब जरा गौर करें बात पर, कितनी बड़ी बात है ये। अब आमदी के लिए कुछ भी नहीं है। और जब मैंने उनको अपना गाना सुनाया था, ये मेरा इश्क तू मेरा दीन, तो उन्होंने अपना ये हाथ यहाँ के अंदर डाल के तो रोना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा 40 साल के बाद मुझे किसी ने रुलाया, क्योंकि मैंने उसमें अलाप किए थे, मौला मौला ऐसा करके मैं गाया। कंटिन्यू। तो जब मैं अंदर गया हूँ तो
गाना गा के बाहर निकला हूँ तो उनकी आंखों से यार तू तो रुलाता सन। अच्छा, मतलब उनकी जो वैल्यूज, उनकी जो बिलीव्स है वो बहुत इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उनसे सीखते हैं। वो मुझे कहते हैं यार मुझे लगता है रफ़ाकत अली खान जो है मेरा अपना ही कोई खोया हुआ भाई है। तो मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ। उन्होंने मुझे, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की रिलेशन अच्छा होता और वो मेरी रसाई उन तक रहती तो मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ का कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता, क्योंकि वो मेरे पीछे खड़े हो गए थे। लेकिन आज भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोई म्यूज़िक, मेरा अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक के अंदर। मैंने बहुत सारा काम किया है स्टेज पे, दुनिया में, बहुत सारे ममालिक में। अपने पाकिस्तान के नाम को डूबने नहीं दिया। हम हिंदुस्तान में गए हैं, हमने अपने मुल्क का नाम बुलंद किया है, हमने किसी दूसरे मुल्क को नीचा नहीं किया, अपने मुल्क का नाम बुलंद किया। तो पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं महेश भट्ट? पाकिस्तान से इश्क करते हैं वो वाहिद आदमी जिन्होंने गेटवे दिया। आज जो करोड़ों रुपया लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह बन गए हैं, वो हिंदुस्तान की वजह से बने। वो ऐसा थोड़ी हुआ है कि यहाँ पे गाना गा के बन गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान के पास अब वो पेडिस्टल नहीं है जो आप हिंदुस्तान में गा के पेडिस्टल हासिल कर सकते हैं। पहले हमारा था, किसी दौर में जब PTV हुआ करता था, चंद लोग हुआ करते थे, उस वक्त तो नीलाम घर में गा के बंदा मशहूर हो जाता था। वो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको कभी कभी उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए। तो वो गेटवे, he was the only one man, he gave us a way to enter into the big market. तो आप समा पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे महेश भट्ट को? मैं बिल्कुल कहूंगा उनको, अगर वो मानते हुए तो वो जरूर करेंगे। मेरा कहना अगर उनका पाकिस्तान चक्कर लगता है, बल्कि चक्कर क्यों लगता है, अगर आप उनको लाइव भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप उनको लाइव, मैं उनसे बात करूंगा, मैं वादा नहीं करता आपसे, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप जिन जिन प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज को इंडिया जाके मिलते हैं उन सबको भी आप दावत दिया करें कि जिस तरह हम लोग वहाँ जाते हैं वो लोग इधर जरूर आए और वही अच्छे ताल्लुकात कायम हो। ये पब्लिक रिलेशनशिप नहीं ना बनने देते। हमारा ये सबसे बड़ा मसला है। कभी कभी आप फोन करें तो वो डरे होते हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, अटेंड नहीं करते। लेकिन आजकल उनकी एक बहुत बड़ी टीम है जो सूफी स्कोर कर रही है। वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों में, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम भी किया। वो पूरी टीम लेके इधर आए भी थे, यहाँ पे आकर उन्होंने कॉन्सर्ट भी किया है। तो दे आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन और उनकी बेटी की जब बात करते हैं आलिया की, तो वो भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, उन्हीं के वैल्यूज और कल्चर को लेके चल रही है, वैसा ही उनका एक जैसे ब्रॉड विजन है। वैसे ही सीखते हैं ना, जिस माहौल में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जहाँ से आपने शुरुआत देती है। आप एक एजुकेशनल इदारे के अंदर होते हैं या एक फैमिली के अंदर होते हैं तो आप उस तरह ही सोचते हैं, उस तरह ही बात करते हैं, उस तरह ही पढ़ते लिखते हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स तो वो उन्हीं की रिफ्लेक्शन है, उनकी रिफ्लेक्शन है फिल्म की सोच। मैंने उनकी फिल्म थी धोखा, उसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने गाया था। गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा दे दे। वो टेररिज्म पे थी कि कैसे लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। लोग टेररिस्ट होते नहीं, कैसे बनते, कैसे जब उनकी फैमिलियों के साथ ज्यादती की जाती है। तो उस एक सब्जेक्ट पे था। MM करीम का म्यूजिक था, तो मैंने उसका टाइटल गाया था। आई वॉज इन लंदन, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया बॉम्बे, फिर मैंने वहाँ जाके गाया। उसमें शराज उप्पल का भी एक गाना था, रोया रे दिल रोया रे, मेरा फेवरेट गाना ये। तन्हाई संग दिल दनगा, याद तेरी संग लाई बार बार बार, फिर से याद आई तन्हा दिल रोया रे, दिल रोया रे। काशी गाना मैंने भी गाया हुआ था। आपने गाया, अभी गाया, बहुत प्यारा गाया। मुझे ये बताइए, शिराज में he is my buddy, he is my best friend, I love him so much। नहीं, आप उनको बहुत जल्द मिले जाकर, हमारी दुआ है। जी आए आपके पास, बुलाएं शिराज को भी, आप बुलाएं। जी जरूर, they all are welcome anytime, they should come and visit Pakistan। Pakistan is just like another family। amazing producer, म्यूजिक की जो नो हाउ है, पहले मैं समझता और समा पॉडकास्ट पे भी जनाब आप सब आए, एक दफा भाग के वेलकम करेंगे। म्यूजिक से भाग के मैं वापस लेकर आया। मुझे ये बताइए, आप किन किन एक्ट्रेसेस को मिले हुए इंडिया में और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, हम गए थे अपने आर्ट को मनवाने के लिए, तो उसमें मेरा एक जो एक्सपीरियंस था, मुझे मेरे एक दोस्त थे पीडी मेहरा साहब, साथ हमारे दोस्त थे ताहिर साहब, वो हमें ले गए जितेंद्र फिल्म एक्टर जो है, जिनको जीतू जी बोलते हैं, उनके घर पे वो बैठे हुए थे सारे अपनी अपनी जगहों पे आराम से बैठे थे। कोई चक्कर ही नहीं था, किसी की तरफ देखते नहीं। उनके पास इतना उन्होंने ज़िंदगी में काम किया है, इतना गाना सुना है उन्होंने, रफ़ी साहब का, किशोर साहब, उनको क्या परवाह कौन गाने आया कौन चला गया। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तानी आर्टिस्ट की वैल्यू आज भी वहाँ पर, आज भी लोग तरसते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट आए और गाए। और वहाँ के कुछ आर्टिस्टों ने, मैं उनको बुरा भला नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बाइस्ड आदमी नहीं हूँ, उन्होंने भी कुछ साजिशें करके ये सारे काम ख़राब किए। खैर एनीवे, तो जब मैं उधर गया तो जीतू जी से मुलाकात हुई, प्रेम चोपड़ा से मुलाकात हुई, शेखर सुमन से मुलाकात हुई, और वहाँ पे राकेश रोशन बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात ये है, तो राकेश रोशन और ये ऋषि कपूर, ये सब लोग एक ही
ग्रुप के लोग हैं, ये इकट्ठे बैठते हैं, खेलते मिलते हैं, आपस में खाते पीते हैं, बहुत बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं। तो वहाँ पे मैंने गाया, तो वहाँ पे मुझे एक टर्निंग पॉइंट मुझे दिया राकेश रोशन ने अपनी फिल्म क्रिश के लिए। तो सबसे बड़ी ये बात होती है, एक तो आप जाते हैं ना तस्वीरें खिंचाने के लिए, मैं इस एक्टर से मिला, हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपना काम दिखाया, तब उनके साथ फिर एक इंटरेक्शन हुआ। And you represented Pakistan, 6.5 घंटे गाया वहाँ पे नॉन स्टॉप। आई वाज अ यंग मैन एट दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, 5, 6, 7, 8, 9। तो वहाँ काफ़ी अरसा वहाँ गाते रहे। ये मैं, आतिफ असलम और राहत साहब, हम इकट्ठे इंटरव्यू हुए थे। ये बस अपने अपने नसीब की बात होती है कि कौन कितना नाम कमा लेता है, कौन, वो भी हमारा ही नाम है, उनका वो जो नाम है वो पाकिस्तान का नाम है, हमारा ही नाम है, वो कोई दो नहीं है। तो उधर मैंने बहुत सारा काम किया, फिर इस तरह ही महेश भट्ट साहब से मुलाकात हो गई, इसी तरह फिर शंकर महादेवन से मुलाकात हुई, इस तरह बहुत सारे लोगों से हुई। लेकिन दे वेरी कीन महादुरी से कभी मिले? टू वर्क विद पाकिस्तानी। महादुरी से मिले? मैं कभी मेरा ये शौक होता है कि मैं जहाँ गाऊँ वहाँ कोई आ जाए ठीक है, तो मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की किसी को जाके मिलने की, क्योंकि इससे आपकी घटती है। आपको ख्वाहिश करें यार, आई वांट टू सी समवन एल्स, ही इज़ अ बिग स्टार, मैं उसके घर के बाहर जा खड़ा हो जाऊँगा, मैं रिंग करूँ बेल। तो मैं एक बंदे के लिए सिर्फ किया, गुलजार साहब के लिए मैं खुद गया चल कर उनको मिलने के लिए। हाँ, अगर किसी शोज़ में कुछ लोग आ जाएँ, मिल जाएँ, तो फिर आप अपने काम से उनको मुतासिर करें। कोई अपना ऐसा काम, मैंने जैसे बप्पी लहरी के यहाँ गाया तो पूरा बंगाल वहाँ बैठा हुआ था, उसकी बेटी की मंगनी थी। रीमा बहुत प्यार करती हैं, वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं काफ़ी। तो वहाँ पे मैंने गाया, तो वहाँ पे सपना मुखर्जी, मुन्ना अजीज़, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, कुमार सानू, सपना मुखर्जी और बड़े बड़े आर्टिस्ट, किशोर कुमार के बेटे सुमित, लीना चंद्रबोकर। तो मैंने वहाँ पे कोई श्रेया घोषाल से कभी मिले? श्रेया जी से नहीं मैं मिल सका कभी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनको बड़ा मानता हूँ, बहुत खूबसूरत आवाज़, एकदम से जाके नोट उसका ठक करके जैसे एरो लगता है ना, तीर लगता है जाके। ब्यूटीफुल वॉइस। तो मैं हैरान होता हूँ कई दफ़े, यार क्या लोग हैं यार ये लोग। और दूसरा एक आपको एक्सपीरियंस जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ आर्टिस्ट कैसे बनता है, ये भी सुनने और देखने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। जिस बंदे की ज़िंदगी में म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं आता, अच्छा पोइट नहीं आता, अच्छा अरेंजर नहीं आता, वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ये टीम वर्क भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है, जितना मर्जी ले लें, टीम वर्क से ही फनकार बनता है। बिल्कुल, कोई ना कोई चीज़ वो अच्छी फिनिशिंग में प्रोडक्ट तैयार होता है। कैसे कॉम्पोजिशन एक बड़े कंपोजर की वजह से नहीं बन सकती। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, उसके अलावा कल्याण जी आनंद जी, यहाँ पाकिस्तान में मास्टर अब्दुल्ला जी, अहमद शरीफ साहब, मास्टर अब्दुल्ला, ये लोग हमें मिलते तो हम कुछ ना कुछ बन जाते। अब इन्होंने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी जवाब नहीं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जब 70s में, 60s में, मिड 50s में जब शुरू हुई है, वो कमाल कर दिया। उसमें मैडम नूर जहाँ बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, गाती बहुत अच्छा थी, और उन जैसा तो कोई पहले नहीं। कोई गाना सुना दे उनको, मैडम जी का कोई जो आपके दिल के बहुत करीब है। मैडम जी का मैं समझता हूँ कि हमने क्या गाना है उनको, अल्लाह माफ़ करे। मैं उनका, हाँ, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। वाह जी वाह। लंबी जुदाई आता है आपको? मुझे सारे गाने आते हैं। लंबी जुदाई सुनाए, आपकी आवाज सुर में वो सबसे बेहतरीन लगेगा। आज आप थक जाएंगे, लेकिन हम क्या करें, हम नहीं थकने वाले आपकी आवाज सुनकर। लंबी जुदाई 4 दिन दा प्यार वो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं है, दूजी मिलन दी कोई आस नहीं है। रेशमा जी का मैं क्या सुनाऊं। मौत नहीं मेरे यार,
दुहाई गए लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। कभी कॉन्सर्ट रखें तो फिर सुनाएंगे सारा कुछ आप। मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा गाना जो मेरे जहन में आ रहा हो मैं आपसे गवाऊँ, वो ये वाला है। मुझे एक इंडियन गाना है केसरा। हाँ, समझ गए आप? मुझे ऐसा लगता है वो आपके लिए बना है। लेकिन जिन्होंने गाया दैट्स अमेजिंग। वो 2 तरह का है, लेकिन आपने भी वो एक राग है मांड, उसको बहुत खूबसूरती से, उसकी ठुमरी बड़ी मशहूर है। बड़े गुलाम ने गाना बहुत प्यारा है, याद पिया की गाए राम, याद पिया के आया, याद पिया बाली गुमरिया, सुनी रे सजरिया, है जो बने बीते जाए केसरिया, बाल मोगे के तुमसे हिलागे नैन, नैन रे के तुमसे ही लागे नैन केसरिया। अच्छा, एकदम से सारे गाने गाना बहुत अमेजिंग, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम है। ये वाले गाने मैं तो बहुत मुश्किल में डाल रही हूँ डालने वाली बात है। एक और गाना है जिसमें माधुरी जी ने परफॉर्मेंस दी हुई है, जो उनका एक मशहूर कोरियोग्राफर है प्रभुदेवा, इफ आई एम टेकिंग द राइट नेम, के सरा सरा सरा। अच्छा, वो भी गाना मैंने कहा 2 तरह के, मैंने पहले नहीं ये भी आपने गा दिया, मैंने तो एंजॉय कर लिया, मैंने तो एंजॉय कर लिया है, थोड़ा ठुमरी अंदाज का। हाँ जी, आप समझ गए कौन सा? प्यार जिंदगी प्यार कर कुछ प्यार ये सुना दीजिए। ये मुझे पूरा बोल नहीं याद है, वैसे तर्ज याद है। प्यार किसी का इस तरह के कुछ है, मुझे सॉरी अगर पूरा ना याद हो तो परफॉर्म कर नहीं करते, लेकिन मुझे याद है कि जरा जरा जो भी सोच सको हमें प्यार जो चाहे जो। चलिए सुना दूंगा आपको कभी किसी दिन। अगर सारे गाने भी याद होना मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। गाने होते कुछ जिनमें आपकी मेहनत होती है। हाँ जी, वहाँ पे क्योंकि म्यूजिक तो इतना बड़ा है। हाँ जी, आप देखें ना कितने राग है दुनिया में। जैसे मुझे सिर्फ एक आता हजारों राग हैं, अब कितने गा सकते हैं? मालकौंस गाएंगे, मदकौंस गाएंगे, चंद्रकौंस गाएंगे। अच्छा, कभी आपने कोई इंग्लिश गाना ट्राई किया अपने इसी सुर और ताल में? इंग्लिश का भी कोई ना कोई नोट्स होंगे I've been along with you inside my mind and in my dream I kiss your lips 1,000 times. Nice. Hello, is it me you're looking for? 'Cause I wonder where you are and I wonder what you do. But let me start by saying I love you. I long to see the sun like your hand. I tell you time and time again how much I can. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। इसमें ये भी आ सकता है। अगली बात। अच्छा, एक गाना है एल्विस का एक गाना है अभी मेरा ध्यान ले, मेरी अंग्रेजी में कंपार्ट नहीं सिर्फ 2 लाइनें आपने गानी है। नहीं 2 लाइनें आपने गानी, मैं आपको बल्कि बता दूंगी इसकी स्टेटमेंट्स। कांट हेल्प फॉलिंग इन लव। हाँ, ये अच्छा है, मुझे थोड़ी इसकी कंपनी याद नहीं आ रही, मुझे इसकी कंपनी याद। मैं एल्विस प्रेस्ले के घर भी गया हूँ, ग्रेसलैंड। नाइस। टेनेसी में गया हूँ, उनके घर, उनकी कब्र पे गया हूँ, और मैंने टेनेसी में जाके फिर तो आपको एक सिविनियर भी खरीदा है, और वो जहाज भी देखा है जो उसने अपनी बच्ची के लिए खरीदा था, जो माइकल जैक्सन की बीवी भी थी। So I saw her कब्र एज वेल। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की कब्रों पे गया हूँ, और जिसमें मोहम्मद अली जो थे बॉक्सर लूविल में, फिर सियाटल में ब्रूस ली की कब्र पे गया हूँ। मैं एक मार्शल आर्ट का प्लेयर भी था, मैंने मार्शल आर्ट भी की है।
बहुत अच्छे और हाई लेवल पे। मैं कभी कभी जंपे भी मार देता हूँ गाते हुए, मेरे पे बड़े इतराज़त भी हुए हैं, लोगों ने बड़े बड़े मेरे पर कसे हैं बोल, लेकिन लोगों को पता नहीं कि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी था। लेकिन आप अगर वही हिस्ट्री लेके चलते हैं जो आपके बुज़ुर्गों की हिस्ट्री है, वो इतनी आसान नहीं है, वो किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं होती। आपने जस्टिस इकबाल, जावेद इकबाल साहब जो थे, उनके बेटे थे, उनका कभी कोई शेर सुना आपने? सुनाइए। नहीं, मैंने कहा कभी सुना शेर आपने? नहीं लिखा उन्होंने। अच्छा, हमने नहीं सुना कभी। करें तो मुझे सुना दीजिए। क्योंकि वो इकबाल के बेटे हों तो फिर सुनाना तो चाहिए था, लेकिन अल्लाह जिसको दे उसको मिलता है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं नेहरू की, हाँ। नेहरू जी ने ये कहा था कि आपके जो चचा जी हैं और आपके जो वाले साहब हैं वो उन्हें दे दीजिए, तो उसी के फौरन बाद जनरल अयूब खान ने आपके चचा और आपके वाले साहब सलामत अली और नज़ाकत अली को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। ये क्या कहानी है? बात आपके पास है, आप देखिए, आपकी रिसर्च बड़ी कमाल की है। मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे भी हैं, और मैं जब उस वक्त बड़ा बोर होता हूँ, जब कोई एक बिल्कुल लेस नॉलेज का बंदा बैठा हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। देखिए, आपने मेरे पे रिसर्च की है, मेरे आने से पहले आपने मुझे थोड़ा सा पढ़ा भी है। बिल्कुल। इस बात का मैं आपको दाद दूंगा। थैंक यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयूब खान वहाँ पे गए थे, नेहरू ने उनसे पूछा, फिर वापस आके उन्होंने कदर की उन आर्टिस्टों की। और उस वक्त भुट्टो साहब जो थे वो एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे और अयूब साहब के बड़े करीब थे, और उन्होंने कहा कि उनको ढूंढ के लाओ। फिर उन्होंने ढूंढ के लाए, फिर उनका गाना सुना, उन्होंने कहा यार ये कौन लोग हैं जिनको हिंदुस्तान मांग रहा है, उनको मांग। फिर 1961 में प्राइड परफॉर्मेंस दिया उनको। चेक करें, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये रिसर्च की बात है, आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की है। यू आर कमिंग एंड कंटिन्यूइंग द लेगेसी of such great personalities, why not, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल जनरेशन है, और जो हम इस पर इसमें कोई मजायका नहीं, कोई बात नहीं, कोई शक नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल तारीफ, वो किसी तारीफ के मोहताज ही नहीं है। प्रिविलेज ये होता है, ऑनर ये होता है कि आप अपनी हिस्ट्री को याद रखें, अपने लोगों को याद रखें। मैं आपको बताता हूँ, ये वेस्ट में जब भी हम जाते हैं तो उन्हें हर अपनी तारीख को इस तरह प्रिजर्व कर लिया है, लोगों को, आने वाली नस्लों को बताते हैं कि हम लोग ये थे, हमारा किंगडम ये था, हमारा काम ये था। अगर आप अमेरिका में जाएं तो उसकी भी कोई इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन 200-250-300 साल पे तो मुहित है। वो जब बात करते हैं इब्राहिम लिंकन की तो बताते हैं कि वो प्रेसिडेंट था जिसने कालों को भी इक्वल राइट्स दिए। बिल्कुल सही बात किया। इसी तरह जब आप बात करते हैं चर्चिल की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह बिहेव किया था और कैसे अपनी नेशन को बचाया था। फिर उसके साथ साथ वो जो उनका किंगडम है उसको बताते हैं, लेके चलते हैं। किंगडम का कोई फायदा नहीं है, वो पॉलिसी मेकर तो है नहीं, लेकिन प्रिविलेज तो है ना। इसी तो उनके आर्टिस्ट हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके पैदा उसको प्रिजर्व लेके चलते हैं, दे ऑन इट, और उनको वो रिपीट करते हैं। मैं आपको बताऊं, जॉर्ज माइकल, एमी वाइन हाउस, इसके अलावा एल्विस प्रेस्ले, माइकल जैक्सन, पिंक फ्लॉयड, बीटल्स, ईगल्स, ये सब लोग हमें उन्होंने बताए हैं, हमें तो भूल जाने चाहिए थे। हम क्यों नहीं याद करते अपने मेहदी हसन साहब को? क्यों नहीं हम उनका एक यहाँ मुजस्मा लगाएं? और जब हम कोई भी किसी एयरपोर्ट का नाम भी तो किसी सिंगर के नाम पे रख लो। मैं न्यू ऑर्लिन्स गया हूँ, वहाँ ल्यूज आर्मस्ट्रॉन्ग था एक, वो ट्रम्पट बजा गया करता, इस तरह करके वो गाया करता था। ल्यूज आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेजिंग। तो उसका नाम उन्होंने इतना बड़ा एयरपोर्ट पे लिखा हुआ है। ओ खुदा दा वास्ता यार, इन लोगों को पार्लियामेंट में जगह दो यार, इनके नाम लिखो वहां पे, इनकी तस्वीरें लगाओ जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, ताकि लोग आए देखें, उनको पता हो कि ये कैसा एक फनकारों का म्यूजियम बना लो यार, उसमें लिखो लोगों को। और जब भी कोई बाहर के मुल्क से कोई ऐसे, स्पेशली जो वेस्ट से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, आप बताएं, आप उनकी हिस्ट्री बताएं, उनको बताएं ये हमारे सितार प्लेयर हैं, ये इज द बेस्ट। फ्लॉप गाया हुआ है, ये पता कैसे डील करते हैं फनकारों को। अब थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट शुरू हो गया और सेंसिटिव हो गया, और चल इधर आए, तुम्हारी बारी, अब चलो उठो। आर्टिस्ट इंडिया में कोई रविशंकर के साथ इस तरह बात नहीं करता था। हमारे जितने ये इदारे हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए कि किसी फ़नकार की इज़्ज़त कैसे करनी है। और उनके जाने के बाद उनकी फैमिलीज़ के अंदर अगर कोई अच्छा गाने बजाने वाला आदमी है तो उसको कैसे रखना है और उसको कैसे सपोर्ट करके आगे बढ़ाना है। हमें यहाँ पे रोटी रोजी के मसाइल में उलझा दिया। पाकिस्तान के एसेट्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो फिर आप जब आप रोटी रोजी में से नहीं निकलेंगे तो फिर आप गलत ही गाएंगे, बुरा भी गा के पैसे लाएंगे, अच्छा भी गा के पैसे लाएंगे, लेकिन आप फनकार नहीं कभी बन सकते। कदर करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए। तो खुदा का वास्ता आप जोक दर जोक इन बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्टों को बाहर के मुल्कों में भेजें ताकि ये फ्यूज करें दूसरे आर्टिस्टों के साथ मिल के।
ये भी एक कोई ऐसा काम शुरू करना चाहिए इनको। क्रिकेट का फिक्र पड़ा हुआ है, सारा दिन क्रिकेट की परेशानी लगी, उसके प्रोग्राम हो रहे उधर। जनाब मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लव क्रिकेट, मैं क्रिकेट का फोबिया है मुझे, लेकिन खुदा के वास्ते पाकिस्तान में और स्पोर्ट्स भी तो है ना, उसका भी तो पता करें। आर्ट्स भी हैं, अभी आर्ट्स काउंसिल बनाई, हमें पता ही नहीं हमारा जो कल्चर मिनिस्टर कौन सा है, वो कौन सा आदमी है जो आके इस मुल्क के लिए फंड्स ही नहीं है। दुनिया में कहीं चले जाएं, हाँ। अब कहीं भी किसी एम्बेसडर के पास पहुंचे, सबसे पहले वो कहता है आपका शुक्रिया, आप आए, तशरीफ लाए, हम चाहते हैं आपका प्रोग्राम करें, लेकिन आप हमारे पास फंड्स ही नहीं। अब इंडियन आर्टिस्ट को देखे जाके, उनको अब देखें कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जय बिस्वा देवा है, लंदन दरबार एक बहुत, वहाँ किसी पाकिस्तानी को मौका ही नहीं मिलता। वो क्लासिकल म्यूजिक का है, पूरी दुनिया से इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं वहाँ सुनने के लिए। मैंने अभी रिसेंटली 1.5-2 साल पहले की बात है, शिकवा जवाब शिकवा पर मैंने रिसर्च करके वहाँ पे उसको पढ़ा, गाया, सारा हॉल अलहमरा से भरा था ब्रेडफर्ड में, और वो लोग सुन रहे थे। मैंने देख के पढ़ा, मुझे सारा याद तो नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत करने के बाद इलामा इकबाल सुनाया, लोगों ने पसंद। अमेजिंग अमेजिंग। मुझे ये बताया, आपने कहा था कि जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट है, जो आर्ट है, उसको पहचान डिक्टेटर्स के ज़माने में मिली। अच्छा है, ये आपने बात की, ये क्या, ये इसी से रिलेट करते मैं आपको बताता हूँ। मुझे ज़हन में आया, ये जो डेमोक्रेसी अभी तक तो वो पूरी तरह नाफिज नहीं हो सकी, लेकिन जितने भी हमारे माशाल्लाह डिक्टेटर तो नहीं मैं कहूँगा उनको, मैं चूँकि जनरल मुशर्रफ से बहुत प्यार करता हूँ, बाजवा साहब भी मुझे बड़ा प्यार करते थे, चाहे मैं थोड़ा सा जनरल मुशर्रफ साहब के साथ आपने गाया भी हुआ है? मैंने उनके लिए गाया, कुछ 100 दफ़ा गाया उनके साथ। वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, वो मुझे बुलाते भी थे। उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ख़ास पार्टी को, एक पर्सनैलिटी का आदमी हूँ। आई लव एवरीबडी, मैं कोई डिप्लोमेटिकली बात नहीं कर रहा। बात ये कि ये जो हमारे बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, जो आर्मी से हैं, ये आर्ट को बहुत प्यार करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे जो माशाल्लाह जो इलेक्ट होकर वज़ीर आज़म आते हैं, उन्होंने कभी फ़नकारों को आके इस तरह उनकी पसीराई की हो। जैसे जनरल यूब ने बहुत फ़नकारों को प्यार दिया, जनरल मुशर्रफ ने बहुत प्यार दिया, जनरल ज़ियालक बहुत प्यार करते थे फ़नकारों से, हालांकि वो बहुत एक इस्लामिक आदमी थे। जनरल बाजवा तो मुझे मिले, हाँ जी, मैंने ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब वो आर्मी चीफ थे तो स्टेज पर आ गए मेरे पास। तो कौन सा गाना था जिसके लिए मुझे उन्होंने फरमाइश तो की थी कि हम पहले इकट्ठे गाते, लेकिन फिर मैं वो गा नहीं सके। कौन सा फेवरेट गाना था उनका? था आपको भूल जाए, पुराने जितने मेहंदी साहब ने, इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाए, बहुत खुश हुए थे। फिर सईयों ने मेरा मांगी मेरे पास। अच्छा, ये भी जनरल बाजवा का फेवरेट सॉन्ग उन्होंने सुना मुझसे ये गाना, कह के सुने। फिर मेरी जो मशहूर कवाली है, तू कुजा बन कुजा, वो भी सुनी मुझसे उन्होंने। ये सुना दीजिए, हमें भी सुना दीजिए। हम, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा है, मैं समझता हूँ उसके साथ पेश करूं। माशाल्लाह, इस वक्त इसके 400 मिलियन व्यूज हैं। क्या नाम है जी आपके बेटे का? बेटे का नाम है जी फ़ाखर अली खान। हम दावत देते हैं फ़ाखर अली खान को कि समा पॉडकास्ट में जरा हमें ज्वाइन तो करें। है, वो बीमार है। जी तो जनाब, आपके बेटे फ़ाखर अली ने भी माशाल्लाह हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट, एंड ही इज़ जस्ट 14 years old। और देखिए लेगेसी कैसे कंटिन्यू हो रही है। आप 4th जनरेशन है, एंड दिस इज ही इज द 5th जनरेशन, राइट? नहीं, 15th 14 जनरेशन, 500 साल हो गए हैं। 14 जनरेशन, 15 जनरेशन। जनरेशन, अमेजिंग, बेस्ट ऑफ लक। अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और ये जो फ़नी विरसा है इसको आप कैसे मुंतकिल कर रहे हैं अपने बेटे में? देखिए जी, हमारे तो जीन्स में ही है, लेकिन मैं देख लेता हूँ। मेरे 4 बेटे हैं, फरासत अली खान, बख्त अली खान, फ़ाखर अली खान और सरफराज अली खान। फराज हम उसको बोलते हैं प्यार से। तो मैं ये देख लेता हूँ कि किसके अंदर टैलेंट है। जो मेरे 2nd नंबर पे है वो क्लासिकल में बहुत इंटरेस्टेड है, बख्त अली खान। का भी उसको बुलाइए आप, तो बहुत अच्छा गाता भी है और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी है। पहले वाला जो इंटरेस्टेड है वो अंग्रेज़ी म्यूज़िक पे भी है, और दूसरा वो क्लासिकल को भी जानता है। इनको मैंने फ्री हैंड दिया, और पहले ये कुछ चीजें याद कर ले, आहिस्ता आहिस्ता रागों की तरफ ले गए। तो आपके घर में तो सुर ताल की एक बड़ी अच्छी महफिल जमती होगी ऑल द टाइम। दिन ही नहीं गुजर सकता। और आपकी वाइफ तो बड़ा एंजॉय करती होगी। वो खुद बड़ा अच्छा गाती है, उसकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, इसलिए तो मैंने उससे शादी की थी। तो जब कभी नाराज हो जाए तो फिर आप उन्हें गा के ही बनाते हो? मैं कहता हूँ अभी ना जाओ, नाइस, छोड़ कर के दिल अभी भरा। नाइस नाइस। तो अब मैं ये अभी राग क्लासिकल तो मैंने शुरू करवाया है, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसको उनको फ्रीडम दिया होता है कि पहले जो अपने दिल से कुछ चीज़ें याद करें। जैसे मैं कोक स्टूडियो में मेरी एक
नातिया कवाली है। आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, मुझे बताइए उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो भी बताइए। वो भी मुझे मेरे दोस्त थे शराज उपल, वो लेके गए थे कोक स्टूडियो में, उन्होंने अपनी टीम बनाई थी। हम सोच भी नहीं सकते थे इतना बड़ा आइटम हम गा जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी इज्जत दी। पिछले 6-7 साल से पूरी दुनिया में मैंने परफॉर्म किया, उससे पहले भी बहुत किया है, लेकिन ये एक मेरी बहुत बड़ी पहचान बन गई, जो मैं समझता हूँ कि मैंने जितना गाया बजाया दुनिया पसंद करती उसका है ये एक मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ा सिला दिया है। प्लीज तो हमें भी सुना दीजिए। और फाकिर अली आपके बेटे जो वो भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए जी, थोड़ा सुनाइए। शर्माता भी है लेकिन शर्माना नहीं, इनको शुरू करा दिया। चलिए जी। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे गजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा मन, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास, पहुंचे, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन, खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामईन, सारी सी जिब्रील ले अमीन, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अमेजिंग, बहुत प्यारा, माशाल्लाह बहुत प्यारा सुनाया आपने। बड़ी मेहरबानी, बड़ी अमेजिंग अमेजिंग। अल्लाह कामयाब करे आपको, और आप अपने फादर का भी, अपनी 4 फादर्स का भी नाम रोशन करो। फाकिर अली ने आज इतना प्यारा कलाम सुनाया है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अप्रिशिएट किया। और ये तो दिल के करीब है, पूरी दुनिया इसको पसंद करती है, पूरी दुनिया, ब्यूटीफुल, बल्कि अमेजिंग, जो बहुत प्यारी तारीफ है इसमें तो। हमारे बाहर के ममालिक में जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं पता, वो भी इसको एंजॉय करते हैं, वो भी इसको एंजॉय करते हैं, वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, और यकीन करें कि इस नातिया कलाम के सदके मैं सीधा रोज़े पे पहुंच गया उनके, उससे पहले मैं कभी भी नहीं गया। तो मैंने सामने खड़े होके, जालियों के सामने खड़े होके, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, जालियों के सामने खड़े होके मुझे अच्छी तरह याद है कि सुबह के टाइम जब मैं गया हूँ, पहली दफ़ा मैं इंटर हुआ हूँ मदीना शरीफ में, तो जाते जाते जब मैं दरवाजे के पास पहुँचा हूँ तो कुछ चंद लोग थे, मैं कह रहा था कितना रश क्यों नहीं है, पता नहीं क्या एक मौजज़ा ही था, एक मिरेकल था। तो मैं चलता हुआ जा रहा था, जब अंदर तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और फूल रहे थे और मुझे पसीना आ रहा था, तो एकदम से बैरियर खोल दिया उन्होंने, जो बिल्कुल जालियों के करीब एक बैरियर लगा होता है, उसको खोल दिया उन्होंने, और मैं बिल्कुल जालियों के पास चला गया, और मैं बड़ा रोया जाके वहाँ पे। और मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ जब तक कोई बुलाए ना जा नहीं सकता आदमी, तो कोई मंजूरी है, कोई मैंने, चूँकि मैं समझता हूँ पता नहीं मेरे से कोई अच्छा काम होगा ज़िंदगी में, मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई अच्छा काम करूँ
जो मेरी फैमिली के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए बनी रहो, इंसानियत के लिए अच्छा हो, आप अच्छा भी सोचें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, जब तक आप उनको फॉलो करते हैं और उनकी सीरत पढ़ते हैं तो आपके बड़े काम आती। इसमें ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मौलवी बनने के चक्कर में बंदा कोशिश करता है। गुजारने का एक तरीका वो एक वाहिद हस्ती है इस कायनात में, इस कायनात की वो वाहिद हस्ती हैं। आप उनको याद कर लें, उनको पढ़ लें, आपकी ज़िंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपके अंदर हसद ख़त्म होगा, आपके अंदर नफ़रत ख़त्म होगी, आपके अंदर माफ़ करने की ताकत पैदा होगी। माफ़ करने के लिए भी ताकत चाहिए, बर्दाश्त चाहिए। हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला हमसे करवा दे तो अल्लाह उसकी मेहरबानी। इस नात या कलाम ने बहुत कुछ दिया है मुझे और रिस्क भी दिया है। और कमाल की ये बात है कि उनकी जूतियों का सदका हम खा रहे हैं। उन्होंने हमें ये बख्शा है, अनायत किया। बेशक बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात। मैं बोलता रहूं तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता इस गुफ्तगू को, इस डिस्कशन को। इट्स नेवर एंडिंग टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने। इतना प्यारा समा है जो कि हमने समा पॉडकास्ट में इस वक्त समा बांधा हुआ है, खूबसूरत चल रहा है, खूबसूरत महफिल सजी हुई है। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए बिफोर वी रैप अप द सेशन, जो को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जाते जाते मैं अपने फेवरेट गाने की फरमाइश आपसे करूंगी। मुझे लगता है मैंने आपको थका दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, फरमाइशें नहीं खत्म हो रही। नहीं, आपकी मेहरबानी। मैंने आपसे पहले कहा कि सारे गाने तो आदमी नहीं कहता, हम एक क्लासिकल सिंगर है, हम चंद चीज़ें जो है हम उस पर काम करते हैं। सारे गाने गाना कोई आसान नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर आप मुझे कोई आता होगा। वो मेरी फरमाइश तो भी आएगी, लेकिन इससे पहले एक रैपिड फायर छोटा सा क्यूट सा सेशन है। प्लीज़ मुझे ये बताइए, अगर आपने गाना डेडिकेट करना हो मरियम नवाज शरीफ को, तो कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? क्विक सा है, सोचना ज़्यादा नहीं आपने, जो आपके दिल में आता है। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो मरियम औरंगजेब से बड़ा प्यार करती है, इसलिए मैंने मिक्स करके सुना दिया। इमरान खान, हाँ, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मुहब्बत किए बगैर। वाह जी वाह, सही पॉइंट पे आपने। शहबाज शरीफ साहब का ये दोस्ती हमने ही छोड़ेंगे दौड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़े। He loves नवाज शरीफ। That's why। माशाल्लाह why not? नवाज शरीफ के लिए तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। फिर नवाज शरीफ का लव शहबाज शरीफ साहब के साथ। महेश भट्ट के लिए हाँ, मैं सदके जाऊं। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। ऐश्वर्या को भी आप मिले हुए हैं, ये मैं जानती हूँ, उनके लिए भी गाना डेडिकेट कीजिए। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, nice। किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल। गुड। बिलावल भुट्टो, उनके लिए माही आवेगा ते भुला नाल धरती सजावांगी, उन दिल वाले रंगले पलंग च बिठावांगी, चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहणगे आखियां। फाखिर अली गाएंगे अब जी। ये अच्छा, वैसे ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने गाना गाया, ये भी जरा बता दें। मैं बता नहीं सकता। बताना तो पड़ेगा, यहाँ पे कुछ छुपा नहीं सकते हम। नहीं
चलिए जी, फ़ाकर अली मुझे सुनाएंगे पसूरी अली सेठी का सॉन्ग जो है। अगलावा मजबूरी नु आन जान दी पसूरी नु जहर बने हाँ तेरी बहुत अच्छे। पी जावा मैं पूरी Very nice. आना सीओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया गागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूड़ी नु रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाया दी बहुत अच्छे। तेनू खबर की वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे वे हाँ बढ़िया बढ़ाया दी बहुत अच्छे। गल बात की वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे Very nice. पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे वेरी नाइस। उभरता हुआ तारा, उभरता हुआ स्टार। बहुत अच्छी आवाज, लेकिन बहुत प्यारा गाया इसने, अमेजिंग। इस उम्र में इतना मुश्किल गाना गाना और कॉन्फिडेंस के साथ अमेजिंग। आप तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से गॉड गिफ्टेड टैलेंट के साथ लेगेसी भी कंटिन्यू करे है, कामयाबी ही कामयाबी है। अमेजिंग। और मेरी बात सुने, आपने हमें अपने कॉन्सर्ट्स पे हम कोई टिकट पे नहीं करने वाले, हम फ्री ही आएंगे। ये हम पायनियर्स हैं ना, इंशाल्लाह पायनियर्स। हम वो जो फैन फॉलोइंग होती है ना, आपके साथ एक गाना गवाऊंगा इसका। जरूर 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 जरूर। अच्छा जी, मेरा जो फेवरेट गाना है ना, वो वाला कौन सा, आप गेस कीजिए। एक गाना आपको डेडिकेट करता हूँ, आजकल चलन में भी है, लोग इसको काफी गा रहे हैं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तू मुझे कहीं छुपा दे, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अमेजिंग। क्या सुर, क्या ताल, क्या आवाज। मैं तो आपकी पता नहीं लाइव सेशन में फैन हो गई हूँ, एक्स्ट्रा फैन हो गई। Thank you, Bushra. So nice of you. And I'm so lucky that I got a chance to Thank you meet for this, you at Summer podcast. big interview anyway. And to get your live session गाने। आज तो हमने बहुत गाने सुने हैं। आपको मैंने थका दिया, उसके लिए माजरत, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे गपशप लगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले नाजरीन है, जो व्यूअर्स है, जो आपके फैंस हैं, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ उनको जानने को मिला होगा। और आपकी पर्सनैलिटी के वो सारे एस्पेक्ट्स जो वो शायद थोड़ा बहुत जानते थे या बिल्कुल नहीं जानते थे, वो भी आज जानने को मिले समा पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू फॉर योर काइंड एंड प्रेशियस टाइम। It's an honor to me. You're amazing, you're amazing personality. Thank you very much. And thank you फ़ाकर अली साहब, आपके जो साहबजादे हैं। अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे गाया, अल्लाह कामयाब करे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। Today we had Mr. Rafaqat Ali Khan, who is a great, renowned, internationally recognized singer, classical singer, musician, and also working as a playback singer in India. And of course, every other day, taking Pakistan on a high-rise sky. Thank you once again, and thank you guys for watching us today. Do not forget to share, like, and subscribe. Summer Podcast, as usual. Stay tuned. क्योंकि next time हम किस favorite celebrity या किस favorite prominent singer को इधर लेकर आ रहे हैं, उसके लिए जो सोचते रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। Bye bye.